चलिए बच्चों, आज सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और साथ साथ फर्स्ट लेक्चर का काम भी कर लिया होगा। इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर दोनों से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगी, ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। अब थॉट ऑफ द डे से हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज कुछ मेरी फेवरेट लाइन से हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सीढ़ियों पर तो उनकी नजर है जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियों पर तो उनकी नजर है जिन्हें छत पर जाना है, मेरी तो मंजिल ही आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अपने नए नए रास्ते खोजोगे और अपनी जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाओगे। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा जो लेक्चर था, आज टॉपिक रहेगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। आज ट्राई करूंगी ज्यादा चीजों को कवर कर सकूं। कल फर्स्ट क्लास ही तो डिटेल में बताया, अब पॉइंट टू पॉइंट फटाफट टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। तो बेटा आपका पहला आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा सबसे पहले हम समझेंगे, ब्रिटिशर से पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल से गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब हमारा गुड्स जो थे कन्वर्ट होते थे, उनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया जाता था, लोग उसको लेना पसंद करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी सारी इस रेपुटेशन को खराब कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज मुस्लिन। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको लगेगा मैम ये क्या है, एक एक नंबर के हैं, वो लास्ट में सारे कवर कराऊंगी। तो देखिए अब आप लोगों का टॉपिक आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में दो पार्ट में डिवाइड है। पहला आ गया डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, दूसरा आ गया ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जैसे एग्रीकल्चर में किया था ना, सेम। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा, डिके का मतलब होता है नष्ट होना या खत्म होना। हाथ के बने जो प्रोडक्ट्स थे, जिनमें हमारे इंडिया की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी और हमारा इंडिया हाथ के बने प्रोडक्ट से नाम था उनका, जाना जाता था, उनको नष्ट किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था। एंड ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसको, जो उसकी ग्रोथ थी वो कलरलेस थी, एम्प्टी ग्रोथ थी। ब्लीक का मतलब एम्प्टी या कलरलेस ग्रोथ। अब हमारा पॉइंट आ गया कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने प्रोडक्ट किस तरीके से नष्ट किए गए। अब इसके 5 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट आ गया आपका बच्चों, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावी पॉलिसी। जो आपकी टैक्स की पॉलिसी होती थी वो बहुत ज्यादा भेदभाव तरीके से लगाई गई है। कैसे लगाई गई है, ध्यान से सुनना। अब क्या होता था, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड्स, यानी एक कच्चा माल और एक आपका कच्चे माल को जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आप खुद देखो, एक सिंपल धागा है और एक धागे की बनी हुई शर्ट है। तो आप मुझे बताओ, धागा ज्यादा सस्ता है या शर्ट ज्यादा सस्ती है? धागा। क्यों? क्योंकि धागे से जब शर्ट बनी तो इसमें कितना सारा वैल्यू एडिशन हुआ, इसमें कितने सारे लोगों ने काम किया, कितने सारे लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे। तो हम चाहते हैं कि शर्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल हो। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन वाले क्या चाहते थे, वो उल्टा चाहते थे। वो चाहते थे कि इनकी ग्रोथ ना हो, तो वो हमें फिनिश गुड्स तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। अब वो क्या करते थे, जब भी हमारे इंडिया से सामान बाहर जाता था तो रॉ मटेरियल पे जो टैक्स होता था वो नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि रॉ मटेरियल जो था वो वहां जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा और वहां से फिनिश गुड्स बनके इंडिया में आएंगे। वो थोड़ी ना चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, हमारे गुड्स बिके, वो चाहते थे उनकी ग्रोथ हो। तो रॉ मटेरियल यहाँ से जब लेके जा रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जब वहां से फिनिश गुड्स आ रहा है तो भी कोई टैक्स नहीं लगता था, मतलब सस्ता कच्चा माल ले गए। अब जब आप खुद देखो, रॉ मटेरियल ही सस्ता है, कॉस्ट बहुत कम है, तो फिनिश प्रोडक्ट भी कम में आ गया और उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं। अब क्या होता था, जब हमने फिनिश गुड्स बनाए और अब हमने कहा हम भी दूसरी कंट्री में बेचेंगे, क्योंकि हमको हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास है, हमारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं और दूसरी कंट्री में जाके हमारे प्रोडक्ट्स हमारा नाम रोशन करेंगे, मतलब इनकी सेल
होएगी। लेकिन क्या करते थे, अब जब हमारा प्रोडक्ट्स वहां जाने लगे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी जाती थी, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट वहां पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता था और कोई भी पर्सन नहीं लेना चाहेगा इतना महंगा प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट का मतलब जो टैक्स की पॉलिसी थी वो बहुत भेदभावी थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन से टैक्स लगता था, जिसके कारण हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर नष्ट होता गया, खत्म होता गया। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अब जल्दी बताओ, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? जो हमें दिखाई दे रहा है। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होगा? जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब पॉइंट आ गया डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा शासन चलता था, आपको सबको पता है। तो ब्रिटिशर्स ने ना हमारी एक चेन पकड़ ली। ब्रिटिशर्स ने देखा कि इनके जो प्रजा है ना, जो ये लोग हैं, वो राजाओं की बहुत मानते हैं। अगर राजा ने कहा कि ये ऐसा होगा तो प्रजा कहती है जी हजूर ऐसा ही होगा। अगर राजा ने किसी चीज के लिए मना कर दिया तो प्रजा वो काम नहीं करेगी। तो जो मेन चीज थी पहले उसी को ही दबाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले इन प्रिंसली कोर्ट्स को यानी इन राजा के शासन को ही खत्म कर दिया। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट दिखाई ही नहीं देने लगे। जब इन जड़ ही खत्म हो गई तो आगे वो फैलेगा ही क्या? समझ आ रही है मेरी बात? तो ये भी एक कारण था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट का, हाथ से बने प्रोडक्ट्स खत्म होने का, क्योंकि कोई मेन हेड ही नहीं रहा तो जो चाहे वो ब्रिटिशर्स कर सकते थे। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या आ गया? पहला, हमारी जो टैरिफ पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा भेदभावी थी, जिसके रीजन से हाथ से बने प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं रहती थी। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, राजा शासन खत्म कर दिया, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। अब नेक्स्ट आ गया थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या आया, बहुत इजी, कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे इंट्रोड्यूस करा दी गई। इससे पहले साथ साथ 2 पॉइंट और समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जो डिमांड थी ना वो नए नए पैटर्न की लाने लगे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक कल्चर चलता आ रहा था कि इस वियर को हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने वेस्टर्न वियर को लाने लगे और इंडिया वाले उस चेंज को पसंद करने लगे, जिस रीजन से नए पैटर्न की डिमांड होने लगी और लोग उस तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगे। तो एक ये भी रीजन था कि हमारे प्रोडक्ट्स नीचे गिरते गए। इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारे हाथ से बने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिशन करना पड़ता था मशीन मेड प्रोडक्ट को। क्या बोला मैंने? कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब हमारे हाथ से बने प्रोडक्ट को जो हैंडीक्राफ्ट था और जो ब्रिटेन से आ रहा था वो कैसा था, वो मशीन मेड था। तो इनको कंपटीशन करने के कारण भी हमारे जो हाथ से बने प्रोडक्ट थे उनका लेवल लो आ रहा था, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा सस्ते थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, दिखने में भी अच्छे थे, जिस रीजन से लोग उधर अट्रैक्ट हो रहा था और नया पैटर्न तो था ही। तो ये एक रीजन और था। अब इसी से रिलेटेड जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, नई पैटर्न है डिमांड की, मतलब नया कुछ ला रहे हैं। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट यानी मशीन के बने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और नए आ रहे हैं। अब इसी में हमने क्या समझा, इसी में हमने समझा तीसरा पॉइंट कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इसमें उन्होंने एक रेलवे का तड़का और लगा दिया। कैसे लगा दिया? देखो, मेरे पास प्रोडक्ट्स तो है, मैं चाहती भी हूँ लोगों तक पहुंचाना, लोग खरीदने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर मुझे उसका एक मीडियम नहीं मिलेगा, मुझे उसको पहुंचाने का एक जरिया नहीं मिलेगा, तो क्या मैं वो प्रोडक्ट पहुंचा सकती हूँ? नहीं। तो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर कम प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट भी कम लगती थी और बहुत ज्यादा टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट हमारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो ये 5 रीजन थे हमारे हाथ के बने प्रोडक्ट जिसके कारण नष्ट हो गए। मेरे साथ रिपीट करो। फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका? वेरी गुड। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? disappearance of princely courts. Second point, discriminatory tariff policy of the state. Third point, new pattern of demand. Fourth point, competition from machine made product. And last one is introduction of railway. ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा कलरलेस हो रही थी, यानी एम्प्टी ग्रोथ थी। ग्रोथ के नाम पे कुछ हो ही नहीं रहा था। मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब जब हमने कोशिश की कि एक इंडस्ट्री को नई तरीके से लाया जाए, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाए।
अब क्या हुआ बच्चे, इसके अंदर पहला पॉइंट कहता है कि हमारे कुछ इंडस्ट्रीज उस टाइम पे आने लगी जिस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्कार्सिटी थी, उस जिस टाइम पे हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे वॉर चल रहे थे, और जब लोगों के पास नॉर्मल चीजें ही नहीं पहुंच पा रही तो हम इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे लाएंगे और किस तरीके से अपने उस टाइम पे चीजों को ग्रो कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मैंने एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया तो ज्यादा चांसेस है वो चलने के, लेकिन मैंने एक ऐसे टाइम पीरियड में स्टार्ट किया जो ऑलरेडी एक नेगेटिव या एक डाउनवर्ड टाइम पीरियड है, जैसे कोरोना टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड पर अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कम चांसेस है उसके ग्रो होने के। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट अब स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने बोला कि टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री थी जो किस टाइम पे स्टार्ट हो रही थी, 1907 पे, जहां वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहे थे। इस जिस रीजन से हमारी जो ग्रोथ थी वो प्रॉपर एम्प्टी थी, ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं था। सेकेंड पॉइंट कहता जो स्टेट पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल भी नहीं था, ना के बराबर था, सिर्फ नाम का ही था। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जिस टाइप में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स जो थे अपने पैर फैला चुके थे जिन जिन स्टेट्स में, जहाँ पे रेलवे प्रॉपर आ चुकी थी, जहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रॉपर आ चुकी थी, पावर जनरेशन था, वहां पे उन लोगों को कह दिया कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी तुम इतना कंपटीशन कर चुके हो तो इन प्रोडक्ट्स का चलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो कहता है स्टेट पार्टिसिपेशन नहीं थी और वहीं तक कन्फाइंड कर दिया था, वहीं तक लिमिटेड कर दिया था जहां पे पता था कि ग्रोथ कुछ होएगी ही नहीं इन लोगों के। समझ आ रही है मेरी बात? कि मैंने तो कहा तुम कर लो, लेकिन मुझे पता है इस एरिया में वो काम नहीं चलेगा जिसके लिए मैंने परमिशन दी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब थर्ड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब मुझको क्या करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने हैं, मतलब मुझको अब प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो इंडस्ट्री से जो मशीनों से बनते हो। अब मैं कहूँ अगर मेरे पास मशीनें ही नहीं हो तो यही प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने कहा कि मेरी इंडस्ट्री को मॉडर्न करना है, मुझे मशीनें चाहिए, और मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मशीनें लाने में, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे मशीनें प्रॉपर नहीं थी, हमें मशीनें इंपोर्ट करानी पड़ती थी, जो एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था। तो मैंने आपको बोल दिया एक 5 और एक 3 का सेट आ गया। 5 पॉइंट ने आपको क्या बोला, फटाफट रिपीट कर दो। हमारे हाथ के बने नष्ट हो रहे थे, कैसे प्रोडक्ट्स? फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी of the state, disappearance of princely code, new pattern of demand, introduction of railway, and last one is competition from machine made product. एंड 3 पॉइंट इसके क्या थे ब्ली ग्रोथ के, कि पहला पॉइंट क्या कहता है, हमारी जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हमको बनाने हैं, मशीनों से प्रोडक्ट बनाने हैं, हमारे पास मशीनें ही नहीं थी। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला बेटा जी, जो हमारी ग्रोथ थी वो कलरलेस हो रही थी। क्यों एम्प्टी ग्रोथ हो रही थी? क्योंकि स्टेट का पार्टिसिपेशन ही प्रॉपर नहीं था, कन्फाइंड कर दिया था उस एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट्स को जमा चुके थे। थर्ड पॉइंट क्या बोला, हम उस टाइम पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीजें चल रही थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। 2 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं अब हमें, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकंड वन इज आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो बस 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आ गया ऑक्यूपेशनल सेक्टर। अब आप कई बारी फॉर्म भरते टाइम एक पॉइंट को देखते हैं, फादर्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। आपका जो इंडिया था, हम पता कर रहे हैं उस टाइम पे किस व्यवसाय में ज्यादा एंगेज था। तो 3 टाइप के मेनली सेक्टर होते हैं, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कहाँ से रिलेट करता है? रॉ मटेरियल से। सेकेंडरी सेक्टर कहाँ से रिलेट करता है? जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। एंड टर्शरी मतलब जहाँ पे सर्विसेज दी जाती है, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब हमने क्या बोला, नेक्स्ट बात हमने क्या बोली, हमने जानना है कि जो ये तीनों सेक्टर थे उस टाइम पे कैसे कैसे ग्रोथ चल रही थी। तो बेटा
एग्रीकल्चर सेक्टर पे उस टाइम पे 72% लोग एंगेज थे, यानी पॉपुलेशन का 72% लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, इट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो सारा का सारा रॉ मटेरियल, जैसे इसके अंदर माइनिंग की बातें भी आ गई, ये खुदाई जो होती है उससे रिलेटेड कोयला जो निकलता है, एग्रीकल्चर भी आ गया, और साथ में आप लोगों का कोई जैसे दूध बेच रहा है तो वो सब भी आ गया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वहां पे सिर्फ 10.1% लोग एंगेज थे। क्यों? क्योंकि ना उतना पैसा था, ना उतनी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे। और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग एंगेज थे? 17.7% पॉपुलेशन एंगेज थी। क्लियर हो गया? अप्रोक्स 72%, अप्रोक्स 10% एंड अप्रोक्स 17% लोग यहाँ से जुड़े हुए थे। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गए 3 टॉपिक। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जाना और व्यवसाय क्या क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी का। अब देखिए, वैसे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ खास अच्छा हमारे लिए किया नहीं, लेकिन उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होता तो वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रहा था। तो उसने रोड्स भी प्रॉपर बनवाई। मैंने अभी आपको पीछे बताया, रेलवे को तो इंट्रोड्यूस करवाया ही, लेकिन अगर रेलवे से सामान आ भी गया तो सड़कें ही ठीक नहीं होगी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भी कैसे जाएगा। तो रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया, सड़कें बनवाई, कम्युनिकेशन को डेवलप किया, साथ में उन लोगों ने क्या किया, पोर्ट्स को भी डेवलप किया ताकि समुद्र पानी के थ्रू भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सके। अब चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है। इसी में एक पॉइंट आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो भी इस बात को ध्यान से समझना। जैसे आप फेसबुक प्रोफाइल बनाते हो, आप अपने बारे में बताते हो कि आपका जन्म कब हुआ, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप करंटली क्या कर रहे हैं, सब कुछ करते हो। इसी तरीके से डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या है, हमारे देश के लोगों की प्रोफाइल। हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे देश में कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, कितने लोग हमारे इन्फेंट मोरालिटी रेट है। अब समझिए यही से, इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब होता है, इन्फेंट का मतलब होता है वेरी बिगिनिंग स्टेज, यानी जहां पे एक पर्सन अभी शुरू हुआ है। जैसे हम कहते हैं बिजनेस के अंदर अगर कोई बिजनेस 1-2 साल अच्छा चल जाए उसके बाद तो वो चल जाएगा, स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके साल तक, कहते हैं ना पहली गर्मी बच्चे की और पहली सर्दी माँ बहुत ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि इन्फेंट स्टेज पे है ना, वो अभी बढ़ने वाली स्टेज पे, वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो उस टाइम पे हमारी जो इन्फेंट मोरालिटी रेट थी बहुत पुअर थी। पहले हमने बोला बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारी इकोनॉमी का बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था 48 पर 1000 एंड डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था 40 पर 1000, जो दोनों ही गलत था। हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा होते रहे थे उस टाइम पे भी, जो हम आज भी उस टाइटल से जी रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे को नेगेटिव साइन को दर्शा रहा है। इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। उन लोगों की थिंकिंग क्या होती थी पहले, जितने ज्यादा घर के अंदर पर्सन होंगे, बच्चे होंगे, उतने ज्यादा लोग काम करेंगे। जबकि ये थिंकिंग बिल्कुल उल्टा थी कि जो आप पैदा कर रहे हो अगर आपको संभालने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो ऐसा पैदा करने का भी क्या फायदा। तो इकोनॉमी के अंदर बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट। अब पैदा हो गए तो वो जी नहीं पा रहे क्योंकि इकोनॉमी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ना तो उतने हेल्थ फैसिलिटी थी, ना उतनी एजुकेशन फैसिलिटी थी कि पढ़ लिख के कुछ कर सके। तो जितने लोग थे उस कंपैरिजन रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो दोनों बहुत हाई होने के कारण हमारी इकोनॉमी एक नेगेटिव साइन को शो करता है। अब दूसरा पॉइंट बेटा आ गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। पहले के टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो बहुत कम थी, लगभग 32 ईयर्स, जो अब बढ़ के 68 ईयर्स तक हो गई है। मतलब पहले ऑन एन एवरेज लोग कितना जीते थे। सेम रीजन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। अगर कोई भी ऐसी डिजीज हो जाती थी जैसे कैंसर, या आजकल तो हर बीमारी का इलाज है, पहले के टाइम पे ये प्रॉपर इलाज ना होने के कारण, और जो ओवरऑल ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे कम थी।
थर्ड पॉइंट बेटा जी आपका आ गया इन्फेंट मोरालिटी रेट। प्रॉब्लम थी कि 1000 में से 218 बच्चा तो बढ़ ही नहीं पाता था, मर जाता था। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, हमारे को प्रॉपर न्यूट्रिशन फैसिलिटी नहीं थी। जब तक माँ को ही पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा तब तक बच्चे तक कैसे पहुंचेगा। तो ये भी कुछ रीजन थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट आ गया, लिटरेसी रेट भी बहुत कम था। लिटरेसी का मतलब, अब समझो, लिटरेट का मतलब क्या होता है? जिन लोगों को सिर्फ पढ़ना और लिखना भी आता है, अपने साइन को कर सकते हैं, साथ में जो लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं ये पर्सन लिटरेट है। लिटरेट और एजुकेशन में फर्क होता है, एजुकेट है उसमें फर्क होता है। तो लिटरेसी रेट यानी जो लोग हमारे पढ़े लिखे थे वो भी बहुत कम था। मतलब अनपढ़ लोग इतने ज्यादा थे, ये लगा लो 16% लोग सिर्फ लिटरेट थे हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल समझ आ गया। अब एक समझो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर क्या बात आ जाती है बच्चे? हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा था, लगातार जो हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन थी ना, लगातार बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इसमें ज्यादा, जैसे आप इसमें भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो ये देखो आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में फेज बटे हुए हैं ट्रांजिशन में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। आप सिर्फ 1 को अच्छे से समझिए कि सन 1921 एक ऐसा फेज था जहां के बाद हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन कभी भी घटी ही नहीं, लगातार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, जिसके कारण हम लगातार नीचे 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 गिरते रहे। क्योंकि आप बात को समझो ना, हमारे पास इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ा, ठीक है, मतलब इकोनॉमी के अंदर रोजगार बढ़ा, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी निकाली, साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो वो चीजें एक ही लेवल पे पहुंचती गई, बल्कि हम लगातार वर्स्ट ही हो रहे थे, बढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या था? पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना। अब इनमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं, हमारा ये पॉइंट इतना ही है। अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस में नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमारे इंडिया का फर्स्ट टाइम सेंसस कब हुआ था? ब्रिटिश रूल के अंदर बेटा इस सेंसस हुआ था। सेंसस का मतलब जनगणना, जो हर 10 साल बाद होती है। तो आपका फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था वो हुआ था सन 1881 के अंदर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तब से लगातार 10 साल के बाद हमारा सेंसस चलता आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड टाइम हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट इज मुस्लिम? मुस्लिम क्या होता है? आ सकते हैं बेटा, ये एक टाइप का कपड़ा है, क्लोथ होता है। तो ये ढाका में सबसे पहले आया गया था, जिसकी स्पेलिंग है DHAKA, जो अब रिप्लेस, पहले को छोड़ती, पहले थी DACCA, इसको बोलते थे ढाका, अब हो चुका है ढाका। तो ये यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको शो भी कर रही हूँ साथ साथ, ये एक टाइप का क्लोथ है जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। तो आपको मतलब समझ आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कुछ 2-3 लाइनें भी लिख दोगे तो इनफ है। डेफिनेशन दे रखी है, उसको पढ़ लेना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी? मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट का नाम बताओ जिसका बहुत बड़ा योगदान है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में। तो आप 2-3 नाम इसमें अच्छे से याद कर सकते हो। दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, ये जो नाम है आप अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हो। जब क्वेश्चन आए तो लिख सकते हो, ठीक है। RC देसाई, और भी 3-4 नाम है, तो इनको देख लीजिए। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं 3-3, 4-4 नंबर वाले कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर बताया था उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसमें से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एक्सप्लेन करो, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। या इसी के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन को एक्सप्लेन करो, या पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक्सप्लेन करने को कह सकता है 4 नंबर में। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो इसमें आपको मेन पॉइंट 3-4 दे दो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दो, इनफ रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, या जो हाथ से बने प्रोडक्ट नष्ट क्यों हो रहे थे, हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री का बढ़ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब खत्म होना, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ सकता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1 नंबर में पूछा जा सकता है।
है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपके जो टॉपिक रह गए वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो बच्चे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसलाइक जरूर करो। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो और हमें अपने फीडबैक जरूर दो, क्योंकि आपके फीडबैक, आपके शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।